नमस्कार साथियों, नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूं आज से क्लास 12th की डेडिकेटेड फिजिक्स की क्लासेस। इन फिजिक्स की क्लासेस में हम लोग फिजिक्स फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स फर्स्ट का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है। इस चैप्टर में वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसका मात्रक क्या होता है, उसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि नॉलेज अड्डा पे फिजिक्स की डेली क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। हम सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप अच्छे से यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर लें। देखो दोस्तों, अब ये जो फिजिक्स है आपको लगेगी बिल्कुल हलवा। आप एक क्लास लेकर देखिए, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको फिजिक्स की क्लास कैसे लगी, सच में हलवा लगी कि नहीं लगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट लाइट की तरफ, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेश के बारे में। दोस्तों, आवेश क्या होता है? आवेश के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि जब आप बचपन में छोटे थे तो आपने देखा होगा कि स्कूल में हम लोग क्या करते थे, जो पटरी यानी कि स्केल आती थी, स्केल को अपने बालों में रगड़ लेते थे और रगड़ के उस स्केल से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को पटरी में चिपकाने की कोशिश करते थे। जब हम लोग उस पटरी को अपने बालों में रगड़ लेते थे तो क्या होते थे, कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते थे। अगर हम लोग पटरी को बालों में नहीं रगड़ते थे तो फिर उसमें कागज के टुकड़े नहीं चिपकते थे। ये तो आप सब लोगों ने किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों, ये जो पटरी में आपके कागज चिपकते थे, ये पूरी घटना आवेश से रिलेटेड होती है। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग कंघी, जिससे हम लोग बाल खींचते हैं, कंघी को अपने बालों में रगड़ के कागज के टुकड़ों को चिपकाते हैं। अगर कागज के टुकड़े कुछ चिपक जाते हैं, कुछ नहीं चिपकते हैं, तो ये सारी घटना किसके आसपास होती है? आवेश के आसपास होती है। तो दोस्तों, आवेश क्या होता है? तो पहले हम लोग आवेश के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। आवेश आपको क्या होता है? आवेश किसी वस्तु के अंदर का वह गुण होता है। आवेश किसी वस्तु के अंदर का वह गुण होता है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु के अंदर होता है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु के अंदर का वह गुण होता है जिसके कारण कोई दूसरी वस्तु को एक वस्तु आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करती है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। मतलब एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करने की प्रक्रिया को आवेश बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको आवेश समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने यूज किए हैं दो वर्ड में एक वर्ड है आपका आकर्षित। तो हम लोग समझते हैं आकर्षित क्या होता है और प्रतिकर्षित क्या होता है। तो आपने देखा होगा बचपन में कि जब आप छोटे थे तो आप दो चुंबक लेते थे। चुंबक को दोनों हाथ में रखो तो दोनों चुंबक एक दूसरे को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों चुंबक एक दूसरे को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं। जब दोनों चुंबक एक दूसरे को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं आकर्षित। आकर्षित मतलब होता है पास पास आना। आकर्षित मतलब क्या होता है? पास पास आना। और प्रतिकर्षित की बात करें तो दूर दूर जाना। आकर्षित मतलब होता है पास पास आना और प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर दूर जाना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आवेश समझ आया होगा। आवेश में हम लोगों ने समझा कि किसी एक वस्तु के द्वारा
किसी दूसरी वस्तु को अपने पास बुलाना या फिर अपने से दूर भेजने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ये तो आपकी थी जनरल डेफिनेशन। अगर इसमें हम थोड़ी फिजिक्स डाल के बात करें तो फिजिक्स डाल के बात करने में देखो क्या होगा भाई। तो फिजिक्स बोला इसमें, फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन की बात करें आवेश के बारे में, तो आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु चुंबकीय या फिर वैद्युत प्रभाव का अनुभव करती है। मतलब जिसमें चुंबकीय और वैद्युत वाली घटना घटित होती है, उस प्रक्रिया को भी क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश के नाम से जानते हैं। उस प्रक्रिया को भी किस नाम से जानते हैं? आवेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको आवेश की डेफिनेशन उम्मीद है समझ आई होगी। एक बार फिर से समझते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो जाए। ऐसी वस्तु जिसमें वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो जाए क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षित या आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आपने देखा होगा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो वस्तुएं क्या होती है? कभी कभी एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई लोग? आवेश बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश आपकी एक ऐसी राशि है, आवेश आपकी एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अब तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। राशियां दो प्रकार की होती हैं ना, एक सदिश एक अदिश। जो सदिश राशियां होती है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? सदिश राशियां। और अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? आपकी अदिश राशि कहलाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मात्रक के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके? इसके मात्रक के बारे में। तो इसके मात्रक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके मात्रक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो मात्रक है वो आपका होता है, एक होता है कूलाम। आवेश का एक मात्रक क्या होता है? आपका कूलाम। और दूसरा आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। और दूसरा आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। और जो तीसरा आवेश का मात्रक होता है वो होता है आपका फैराड। तीसरा आवेश का जो मात्रक होता है, दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मात्रक के बारे में। तो इसका जो मात्रक होता है सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। तो इसके जो मात्रक होते हैं, इसका पहला मात्रक आपका कूलाम होता है, दूसरा मात्रक आपका एम्पियर सेकंड होता है और तीसरा मात्रक आपका फैराडे होता है। इसके तीन मात्रक होते हैं, एक होता है कूलाम, एक होता है एम्पियर सेकंड और तीसरा होता है फैराडे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से होता है एम्पियर सेकंड। तो देख फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। क्लास 10th में फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी, जहाँ I क्या होती है? वैद्युत धारा और T क्या होता है? समय। तो I का मात्रक आपका क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो I का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। T यानी कि होता है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इस प्रकार से आवेश के आपके तीन मात्रक होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो वो आपके तीन हैं। एक आपका है कूलाम, दूसरा आपका है एम्पियर सेकंड और तीसरा आपका है फैराडे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मात्रक है, इन मात्रक में जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके फार्मूलों की। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके फार्मूलों की। तो फार्मूले क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ज़रा। फार्मूले आवेश के दो होते हैं, एक होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। एक ये फार्मूला होता है जो कि आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसके न्यूमेरिकल आपके यूपी बोर्ड में आते हैं। और दूसरा होता है Q इक्वल टू I इंटू में T। Q
इक्वल टू आई इंटू में टी। एक फार्मूला होता है Q बराबर टी और एक फार्मूला होता है Q बराबर आई इंटू में टी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी विमा के बारे में। किसकी विमा के बारे में? आवेश की विमा होती है। तो फार्मूला आपका होता है Q बराबर आई इंटू में टी। Q बराबर आई इंटू में टी। अब तुम्हें पता है जो I यानी कि एम्पियर, एम्पियर की विमा आपकी क्या होती है? A। एम्पियर की विमा क्या होती है? A। और T होता है समय, समय की विमा आपकी क्या होती है? T। A और T आपकी किसकी विमा होती है? आवेश की विमा आपकी होती है A और T। दोस्तों अगर आपको विमा पर कोई वीडियो चाहिए, वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार से निकाली जाती है और कितना आसान होता है विमा निकालना। तो आप हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आवेश के बारे में थोड़ा और ज़्यादा। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। तो अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में बताया, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में बताया कि जाती आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब आपको समझना है कि सजातीय आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश क्या होते हैं। तो सजातीय आवेश मतलब होता है एक प्रकार का आवेश। जैसे अगर एक धन आवेश है, सपोज दैट आपका एक धनावेश है, दूसरा भी धनावेश है, तो इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इस प्रकार के आवेश को हम लोग बोलेंगे सजातीय आवेश। ये आपका किस प्रकार का आवेश है? सजातीय आवेश। अगर हम लोग मान लेते हैं एक ऋण आवेश है और एक ऋण आवेश है, ये दोनों किस प्रकार के आवेश हैं? ये दोनों एक प्रकार के आवेश हैं, तो ये दोनों भी किस प्रकार के आवेश कहलाते हैं? आपके सजातीय आवेश कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विजातीय आवेश क्या होता है। विजातीय आवेश मतलब होता है कि जब एक आवेश धनात्मक और दूसरा आवेश ऋणात्मक हो तो उसको बोलते हैं क्या? विजातीय आवेश। तो जब सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित मतलब होता है कि दूर भेजते हैं। और जब विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब क्या होता है? अपने पास बुलाते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। किसके बारे में? आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। तो जो आवेश संरक्षण का नियम है ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। आवेश संरक्षण का जो नियम है ये भी आपका क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक उसी प्रकार से होता है आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण में क्या? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हम लोग अब बात करने वाले हैं कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने के कारण केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो धन आवेश और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो ऋण आवेश आ जाता है। इस बात को समझते हैं। अगर मान लो कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जो आवेश होता है ये आवेश किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होगी। अगर किसी वस्तु पर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या होती है? अगर ज़्यादा होगी तो वो आपका ऋण आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वो कैसा होगा? धन आवेश होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज़्यादा हो तो फिर ऋण आवेश, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो तो क्या होता है? धन आवेश होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ही आवेश को निर्धारित करते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वहाँ पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर कैसा आवेश होता है? आपका ऋण आवेश होता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं आगे।
अब हम लोग बात करते हैं कि घर्षण द्वारा किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। घर्षण द्वारा किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा क्या होता है, परमाणु होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा क्या होता है, परमाणु होता है। सबसे छोटा आपका क्या होता है, परमाणु होता है। सबसे छोटा आपका क्या होता है, परमाणु होता है, यानी कि एटम। उसके बाद परमाणु से बड़ा क्या होता है, अणु होता है। और अणु से बड़ा क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है या फिर कोई भी वस्तु होती है। ये तीन चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। उससे बड़ा क्या होता है, अणु। और अणु से बड़ा आपका क्या होता है, अणु से बड़ा होता है आपका कोई पदार्थ या फिर वस्तु। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस बारे में कि घर्षण द्वारा कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है। तो हम लोग मान लेते हैं ये आपका कोई एक वस्तु है, ये आपकी क्या है, कोई एक वस्तु है। इधर भी हम मान लेते हैं ये कोई आपकी दूसरी वस्तु है। और ये आपकी हो गई वस्तु एक, ये आपकी हो गई वस्तु एक, और ये हो गई आपकी वस्तु दो। यानी कि आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से कुछ आपकी परमाणु की संरचना होती है। जो आपको ये अंदर वाला भाग दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या होता है, किसी भी पदार्थ का नाभिक होता है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, किसी भी पदार्थ का नाभिक होता है। उसके बाद आपको जो ये वाली पार्ट दिख रहा है, ये क्या होती है, उसकी कक्षाएं होती हैं। ये क्या होती है, उसकी कक्षाएं होती हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नाभिक और उसकी कक्षाओं में क्या चीज़ें होती है। आपने तीन चीज़ों को पढ़ा होगा। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर आपका ऋण आवेश होता है। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर आपका धनावेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश, प्रोटॉन पर आपका धनावेश, जबकि न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि प्रोटॉन पर आपका क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जो किसी भी वस्तु का नाभिक होता है, तो नाभिक के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो कक्षकें होती हैं, कक्षकों के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो कक्षकें होती हैं, कक्षाएं जो होती हैं, उनके अंदर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो नाभिक होता है, अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। समझते हैं भाई ध्यान से, एक बार फिर से फिगर के माध्यम से। ये आपका फिगर हो गया, ये मान लेते हैं आपका दूसरा फिगर हो गया, ये कोई दूसरी वस्तु है। तो नाभिक के अंदर आपके क्या हो गए, नाभिक के अंदर आपका हो गया प्रोटॉन, इधर भी क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दो चीज़ों से नाभिक मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। कक्षकों में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लेते हैं ये पहली कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दूसरी कक्षक है, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षक है, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, और ये इस कक्षक में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखो, जो आपका अगर कोई आपसे पूछे कि जो नाभिक होता है वो किस प्रकार का होता है, तो नाभिक के अंदर आपका धनावेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है। जब प्रोटॉन उपस्थित होगा तो प्रोटॉन के अंदर आपका धनात्मक आवेश होता है, तो इसलिए नाभिक के अंदर भी कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो आपकी क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं
जो होती हैं उनके अंदर आपका ऋण आवेश होता है। कक्षाएं आपकी कैसे होती है? ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक क्यों होंगी? क्योंकि उनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होती है, इसलिए कक्षकों को भी क्या कर देते हैं? ऋण आवेशित कर देते हैं। अब हम लोग देखो दोस्तों, अब मान लेते हैं ये एक वस्तु ए हो गई और ये वस्तु दूसरी वस्तु हो गई। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होता है? जब इन दोनों वस्तुओं को, वस्तु एक और वस्तु दो, दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होती है? जो नाभिक की बाहरी, जो किसी भी परमाणु की या पदार्थ की बाहरी कक्षा होती है, उससे इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? हलचल करने लगते हैं। हलचल मतलब इधर उधर भागने लगते हैं। जब इधर उधर भागने लगते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले वस्तु में आ जाते हैं, मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में आ जाते हैं। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में आएंगे तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो वो वस्तु आपकी कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? धनावेशित। और जब दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में पहुँचेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो वस्तु आपकी कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। वो वस्तु आपकी कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी कि कोई वस्तु ऋणावेशित कैसे होती है, धनावेशित कैसे होती है और उदासीन कैसे होती है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि घर्षण द्वारा आवेशित क्या होता है। तो देखो इसको समझते हैं भाई जरा हम लोग। इसमें बोला क्या? जब किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है तो उनको आपस में रगड़ा जाता है। यही बात अभी हमने आपको बताई कि जब किसी वस्तु को क्या करना होता है? घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है तो उनको आपस में हम लोग क्या करने लगते हैं? रगड़ने लगते हैं। जब आपस में उनको रगड़ने लगते हैं तो जो बाहरी कक्षा होती है उन बाहरी कक्षाओं को क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। उन बाहरी कक्षाओं को क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। जब आपको बाहरी कक्षाओं को ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूसरी वस्तु की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। जब एक कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, एक वस्तु की कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर कैसा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। वहाँ पर कैसा आवेश आ जाता है भाई? धन आवेश आ जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वहाँ पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि हर एक पॉइंट समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि फिजिक्स अभिषेक सर लेकर आए हैं बिल्कुल हलवा की तरह। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आगे थोड़ा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो डेली चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।